ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर सोमालियों पर हमला किया है। वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं, तो हमें बेहतर समझ में आ सके कि ट्रंप कुछ बना रहे हैं या इसमें कुछ सच्चाई है। तो चलिए मैं आपको राष्ट्रपति ट्रंप की यह ट्रूथ सोशल पोस्ट दिखाता हूं। उन्होंने कहा, प्रति प्रवासी आजीवन योगदान। जब कोई प्रवासी इन देशों से उत्तर अमेरिका से आता है, मैं मान रहा हूं मेक्सिको या कनाडा, तो अपने जीवन काल में वह 5,73,000 अमेरिकी डॉलर जोड़ता है। अगर वे स्कैंडिनेविया से हैं तो वे 5,57,000 जोड़ेंगे। अगर वे ओशिनिया से हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड तो 4,76,000। जापान से 5,25,000, यूके से 4,81,000। तो यही वजह है, और सिर्फ साधारण यूके नागरिक नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि वे सब के सब गोरे यूके नागरिक हैं, कुछ अच्छे भूरे लोगों को छोड़कर, जैसे मैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि सोमाली लोग अमेरिका की सरकार को सबसे ज्यादा खर्च करवाते हैं। एक सोमाली प्रवासी अमेरिका को 1.1 मिलियन डॉलर का खर्चा करवाता है, और बाकी लोग भी इससे ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस दौड़ में सोमाली लोग सबसे आगे हैं। तो यही बात राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिन पहले पोस्ट की थी, ठीक है, जो साफ तौर पर पूरी अव्रजन की अवधारणा के खिलाफ है। अव्रजन का पूरा विचार ये नहीं है कि ये कोई दान है। अव्रजन का मकसद ऐसे लोगों को लाना है जो समाज में योगदान दे। यही वजह है कि अमेरिका धरती का सबसे महान देश बना। इसलिए जब हम कहते हैं कि प्रवासियों ने अमेरिका बनाया, तो हमारा मतलब हरे रंग वाले प्रवासियों से है, नीचे वाले प्रवासियों से नहीं। इसीलिए जरूरी है कि आप किन प्रवासियों को आने देते हैं। मान ले कि वो राष्ट्रपति ट्रंप है, लेकिन लोग उन पर बातें गढ़ने का आरोप लगाते हैं। तो चलिए कुछ और देशों के कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। उदाहरण के लिए ये वाला फिनलैंड से है। तो फिनलैंड सरकार के अनुसार एक सोमाली प्रवासी की लागत फिनलैंड सरकार को अनुमानित 9,51,000 यूरो होती है। ये इससे बहुत मिलता जुलता है, लगभग 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मेरा अंदाजा है। सही है, ठीक है, समझ में आता है। और इसके उलट एक मूल फिनिश नागरिक हर साल औसतन 3,400 यूरो का शुद्ध योगदान देता है। ठीक है, मुझे लगता है यह अमेरिका में अच्छे प्रवासियों जैसा है। साफ है, अच्छे देशों से प्रवासी लाओ। यह सिर्फ फिनलैंड की बात है। शायद अमेरिका और फिनलैंड कुछ अजीब अपवाद हैं। हमारे लिए अच्छी बात है कि डेनमार्क ने भी डेटा जारी किया है। फिर से, ये कोई एनजीओ के आंकड़े नहीं हैं। ये डेनमार्क सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़े हैं। माफ कीजिए, वो तो सिर्फ सोमालियों को लाने की शुद्ध राजकोषीय लागत थी। तो वे केवल आप पर राजकोषीय बोझ ही नहीं है, बल्कि अपराध में योगदान देने के मामले में भी सबसे आगे है। डेनमार्क में सोमाली मूल के लोगों में स्थानीय डैन की तुलना में 20 गुना अधिक बलात्कार करने की संभावना पाई जाती है। सार्वजनिक सेवकों पर हमले की संभावना डेनिश व्यक्ति से 11 गुना अधिक है। हत्या के प्रयास के मामले में स्थानीय डेन की तुलना में उनके द्वारा आपकी हत्या करने की कोशिश की संभावना 27 गुना अधिक है। ब्लैकमेल में भी 14 गुना आगे हैं। वे दूसरे नंबर पर हैं, सिर्फ फिलिस्तीनी उनसे आगे हैं। यह एक और समूह है जिसे लाने से पहले आपको अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। घर में चोरी में फिलिस्तीनी सबसे आगे हैं, सोमाली दूसरे नंबर पर है, 8 गुना अधिक संभावना है। जालसाजी, आहा, ये बात समझ में आती है, खासकर अभी जो मिनीसोटा में विकलांगता घोटाला सामने आ रहा है। उसमें बहुत सारी जालसाजियां शामिल हैं। फर्जी इनवॉइसिंग और फर्जी हस्ताक्षर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर सोमाली लोग ऑस्ट्रेलिया में भी आगे हों, लेकिन डेनमार्क में वे एक मूल डेन व्यक्ति की तुलना में 13 गुना ज्यादा जालसाजी करने की संभावना रखते हैं। धोखाधड़ी, जैसा उम्मीद थी, धोखाधड़ी के मामले में वे 8 गुना अधिक पाए जाते हैं। गंभीर हमले के मामले में सोमाली 17 गुना अधिक पाए जाते हैं
और देखिए, लगभग हर जगह यही हाल है। या तो सोमाली होते हैं या फिलिस्तीनी। इसे देखिए, धोखाधड़ी। असल में धोखाधड़ी करने के मामले में सोमाली और फिलिस्तीनी बराबर हैं। और हाँ, गंभीर हमला करने के मामले में फिलिस्तीनी दूसरे नंबर पर हैं। छेड़छाड़ में सीरियाई सबसे आगे है, सोमाली काफी नीचे हैं। वे महिलाओं से छेड़छाड़ के मामलों में मूल डेन से 9 गुना ज्यादा शामिल होते हैं। डकैती, ओह, डकैती करने की संभावना 33 गुना अधिक है। दुकानों में चोरी, ओह, ट्यूनिशियाई, चौंकाने वाला नाम ट्यूनिशियाई है। सोमालियों में इसकी संभावना सिर्फ 7 गुना ज्यादा है। वे सूची में तीसरे हैं। ठीक है, खैर, मुझे लगता है कि मुझे दुकानों में चोरी की उतनी परवाह नहीं है जितनी उन्हें डकैती, छेड़छाड़, जालसाजी, धोखाधड़ी, बलात्कार, सार्वजनिक सेवा पर हमला, हत्या की कोशिश की है। हे भगवान, चोरी! फिलिस्तीनी सबसे बड़े चोर हैं। फिर वे इजराइल पर उनकी जमीन चुराने का आरोप लगाते हैं। सोमाली तीसरे स्थान पर है। देखें, शुद्ध लागत और बलात्कार में दोष सिद्धि दर। डेन की तुलना में सोमालियों में इसकी संभावना 20 गुना अधिक है। देखिए, रोमानिया एकमात्र अन्य पश्चिमी देश है। कुछ लोग रोमानिया को पश्चिम में नहीं मानते, पर यह पूर्वी यूरोप में स्थित एक यूरोपीय देश है। वे इन अन्य देशों की तुलना में पश्चिमी सभ्यता के कहीं अधिक करीब हैं। और उन्हें देखो, उन्हें देखो, आपने उन्हें अंदर आने दिया और फिर शिकार आपकी महिलाएं बनती हैं। निशाना आपकी महिलाएं हैं, सिर्फ बलात्कार ही नहीं, ये सब भी। हाँ, ये सब कुछ ठीक है। शायद फिनलैंड, डेनमार्क, अमेरिका नस्लभेदी देश हैं। अगर ऐसा है तो इन्होंने उन्हें पहले आने क्यों दिया? लेकिन किसे फर्क पड़ता है? ये यूके है। ओ, कभी पश्चिमी सभ्यता का मुकुटमणि, हमारा सांस्कृतिक पूर्वज। मुझे सबसे ज्यादा दुख यूके की वर्तमान स्थिति देखकर होता है। सोमाली समुदाय के 72% लोग सामाजिक आवास में रहते हैं। फिर जमैकन, घानावासी, अफगानी, उत्तर अफ्रीकी, बांग्लादेशी, इराकी, अन्य कैरेबियाई, नाइजीरियाई, तुर्की, पोलैंड सबसे नीचे है, 17%। ठीक है, तो अब आपके पास कुछ बुनियादी समझ है, तथ्यों, आंकड़ों और सांख्यिकी के साथ। अब इस वीडियो को देखें जहां जीओपी का एक उभरता सितारा अति सहानुभूतिशील से सवाल करता है। लिबरल, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। क्या बड़े पैमाने पर सोमाली प्रवास मिनेसोटा को मजबूत या कमजोर करता है? निश्चित रूप से मजबूत बनाता है। निश्चित रूप से मजबूत बनाता है। क्या आपको पता है कि मिनेसोटा में सोमाली परिवारों में से कितने प्रतिशत परिवार फूड स्टैम्प्स पर निर्भर हैं? नहीं। 54%। क्या आप जानते हैं मिनेसोटा के मूल निवासियों के परिवारों में यह संख्या कितनी है? ठीक है, स्पष्ट रूप से कहूं तो उनमें से अधिकांश। ये 7% है। 54% और 7% के बीच बहुत बड़ा अंतर है ना? माफ कीजिए सर, क्या मैं जवाब दे सकता हूं? आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कई सवाल हैं। मिनेसोटा में सोमाली मुखिया वाले परिवारों में से कितने प्रतिशत मेडिकेड पर हैं? मुझे नहीं पता। ये 73% है। क्या आपको पता है कि मिनेसोटा के मूल निवासियों के परिवारों के लिए ये संख्या क्या है? आप बार बार मिनेसोटा नेटिव हाउसहोल्ड शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ये लोग कितने बेईमान हैं। नेटिव शब्द से दिक्कत है तो चलिए गैर सोमाली ही कह देते हैं। कैसा रहेगा? वो कहता है कि ज्यादातर सोमाली मिनीसोटा में जन्मे हैं, इसलिए उन्हें नेटिव मिनीसोटन कहना चाहिए। उसे इस लेबल से परेशानी है। असल में ये हमारे तर्क को मजबूत करता है कि यहाँ पैदा हुए लोग भी कुछ योगदान नहीं देते। याद रखो, संख्या 18% है। ये बड़ा फर्क है। मुझे लगता है हमारे पास होता। क्या मैं सवाल का जवाब दे सकता हूं कृपया? मुझे आपसे एक और सवाल पूछने दें, फिर हम उस पर जा सकते हैं। कुल मिलाकर सोमाली मुखिया वाले परिवारों में से कितने प्रतिशत परिवार वेलफेयर पर हैं? मुझे नहीं पता। ये 81% है। क्या आप बता सकते हैं? मैं आपसे बस पूछना चाहता हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 साल रहने के बाद कितने प्रतिशत सोमाली प्रवासी परिवार अभी भी वेलफेयर पर निर्भर रहते हैं? मुझे नहीं पता। ये संख्या 78% है। तो 10 साल बाद भी 78% सोमाली प्रवासी परिवार वेलफेयर पर ही रहते हैं। क्या आप जानते हैं मिनेसोटा के मूल निवासियों की यह संख्या कितनी है? फिर से आप गैर सोमाली प्रवासी परिवारों का उपयोग कर रहे हैं। अगर मैं जवाब दूं तो मूल मिनेसोटन शब्द का उपयोग आप कर रहे हैं। ज्यादातर सोमाली मिनेसोटन भी हम जैसे ही मिनेसोटन है। वे अमेरिका में ही पैदा हुए हैं। ये 1,08,000 में से सिर्फ 8,000 है।
फिर भी वेलफेयर का इस्तेमाल चौंकाने वाली हद तक अलग है। मैं फिर पूछता हूँ, क्या इससे मिनेसोटा मजबूत या कमजोर होता है? फिर से मैं यहाँ सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। अधिकांश सोमाली मिनेसोटा वासी अमेरिका में जन्मे हैं, जैसा कि मैं समझता हूँ। ठीक है, नेटिव शब्द को गैर सोमाली से बदल लो, कोई बड़ी बात नहीं, आगे बढ़ो। 10 साल या उससे अधिक समय से अमेरिका में रह रहे कामकाजी उम्र के सोमालियाई लोगों में से कितने प्रतिशत लोग बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं? मुझे नहीं पता। लगभग आधे। जवाब है करीब आधा। ये कम नहीं लगता? फिर से। मैं बार बार कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हमारे देश को मजबूत बनाता है। मुझे लगता है ज्यादातर अमेरिकी मुझसे सहमत हैं। मुझे आगे बढ़ना है। मिस रॉबिन्स, आप कब कहेंगी कि हमें ये पक्का पता चला कि मिनेसोटा में बड़े पैमाने पर वेलफेयर धोखाधड़ी हो रही थी? 2009 से ही विधायी लेखा परीक्षक का कार्यालय से रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैं कहूंगी कि चाइल्ड केयर धोखाधड़ी पर विश्वसनीय रिपोर्ट्स 2011 से 2013 के बीच सामने आना शुरू हुई थी। तो ये सब एक दशक से भी ज्यादा समय से चल रहा है। जी सर। आपको क्या लगता है गवर्नर वॉल्ट्स को इस धोखाधड़ी के बारे में कब पता चला? शुरुआत से ही, जब 2018 में वॉल्स गवर्नर के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब भी मुकदमे चल रहे थे। ओएलए रिपोर्ट थी और हर समय खबरों में सक्रिय केस थे। वॉल्ट्स प्रशासन की प्रतिक्रिया क्या थी? असल में उन्होंने पद संभालने के बाद कुछ नहीं किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर पेगी फ्लैंगन उस समिति में थीं जिसने विधानमंडल में चाइल्ड केयर धोखाधड़ी पर सुनवाई की थी। पद संभालने के आफ्टर उन्होंने लगभग $5 मिलियन और लगाए, फिर भी कुछ नहीं बदला। लेकिन कुछ नहीं। और मिस्टर हडसन, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। जो लोग यह धोखाधड़ी करते हैं, आपकी राय में क्या वे आमतौर पर रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं? मेरे अनुसार, धन्यवाद स्पष्ट करने के लिए, वे बड़ी संख्या में डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है। हमारे गृह मामलों के मंत्री कहते हैं कि आपको एकीकृत होने की जरूरत नहीं है, आपको घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। जब तक आप हमें वोट देते हैं, आपको अपनी पहचान खोने की जरूरत नहीं है। इन वामपंथियों को बस इसी की पड़ी है। उन्हें हमारे देशों के भविष्य की जरा भी चिंता नहीं है। हमारे जीवन के तरीके को न केवल खुलेआम चुनौती दी जा रही है, बल्कि कुछ आक्रामक शत्रुतापूर्ण विदेशी संस्कृतियों द्वारा खुलेआम नष्ट भी किया जा रहा है। आव्रजन का अर्थ है कि लोग ऑस्ट्रेलिया आकर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, यही उनकी इच्छा होती है। मैंने कभी असिमिलेशन शब्द नहीं अपनाया क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग अपनी पहचान खो दें। इंटीग्रेशन शब्द का इस्तेमाल बहुत लंबे समय से बहुसांस्कृतिक संवाद का हिस्सा रहा है और यही बात है, हम लोगों को वैसे ही चाहते हैं जैसे वे हैं। मैंने कभी मेल्टिंग पॉट की उस धारणा को नहीं अपनाया जिसमें पहचान मिट जाती है। अक्सर रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स को दान करते हैं। मेरी जानकारी में नहीं। अगर वे रिपब्लिकन को दान नहीं करते तो मेरी राय में वे डेमोक्रेट्स को दान करते हैं। हाँ, समझ गया। क्या आप मानते हैं कि सोमाली आबादी डेमोक्रेट्स के लिए राजनीतिक तौर पर अपने पक्ष में करने के लिए अहम जनसांख्यिकीय समूह है? निसंदेह। क्या आपको लगता है कि इस धोखाधड़ी की जांच से डेमोक्रेट्स की स्थिति सोमाली आबादी में कमजोर होगी? बहुत स्पष्ट रूप से। समझ गया। तो दूसरे शब्दों में आप कह रहे हैं कि व्यापक सोमाली धोखाधड़ी को छुपाने के लिए एक राजनीतिक मकसद था। क्या यह सही है? 100% समझिए। मैं आप तीनों से पूछना चाहता हूं, क्या वॉलिस प्रशासन और डेमोक्रेट्स ने राजनीतिक लाभ के लिए, जब ये हो रहा था, जानबूझकर इस धोखाधड़ी को नजरअंदाज किया? मिस रॉबिन्स, पहले आप बताएं। बिल्कुल, हमारे पास विश्वसनीय विसल ब्लोअर रिपोर्ट्स हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन (OIG) और कमिश्नर तक मिनेसोटा माइनॉरिटी चाइल्ड केयर एसोसिएशन नामक एक समूह से कई बार मिले और वे सुरक्षा उपायों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। हम कई बदलाव करना चाहते थे और उन्होंने उन सभी का विरोध किया। मिस्टर हडसन, मिस रैरिक, अब मेरा समय समाप्त है। मैं सहमत हूं। बिल्कुल, विसल ब्लोअर्स इसकी पुष्टि करते हैं। ठीक है, अब जब आप जान चुके हैं, अब चलिए राष्ट्रपति ट्रंप को सुनते हैं। वो सोमालिया के बारे में क्या कहते हैं। जो मुश्किल से देश है, वहाँ कुछ नहीं है। लोग बस एक दूसरे को मारते हैं। वहाँ कोई ढांचा नहीं है। जब मैं इल्हान ओमर जैसी किसी को देखता हूँ जिन्हें मैं नहीं जानता लेकिन सालों से देख रहा हूँ, मैंने देखा है कि वो हमारे संविधान की शिकायत करती हैं और कहती हैं कि उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है और अमेरिका एक बुरी जगह है। ये सबको नफरत करता है। ये यहूदी लोगों से नफरत करता है, सबसे नफरत करता है।
और मुझे लगता है कि वो एक अयोग्य इंसान है। वो सच में बहुत बुरी इंसान है। सिर्फ अयोग्य ही नहीं बल्कि एक भ्रष्ट इंसान भी है। मुझे लगता है कि विकास संगठन अब वाकई उसके पीछे पड़ रहे हैं। उनकी संपत्ति कुछ $1000 से बढ़कर करोड़ों डॉलर हो गई और उन्होंने इसे किसी अंगूर के बाग या वाइनरी से जोड़ा जो असल में है ही नहीं। मुझे लगता है कि अधिकारी उनके पीछे पड़ रहे हैं। मुझे सच्ची उम्मीद है कि कुछ हो, क्योंकि मैं भी तंग आ गया हूँ उसकी भ्रष्टता और चोरी से। लेकिन कुछ होता ही नहीं। यार कुछ तो हो। निश्चित ही अमेरिकी न्याय व्यवस्था इससे बेहतर है। निश्चित ही FBI पता लगा सकती है। जब मैं देखता हूँ कि मिनेसोटा में क्या हो रहा है, जो 1000 झीलों की धरती है, या जितनी भी झीलें वहाँ हैं, वहाँ बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं देखता हूँ कि ये लोग इसे लूट रहे हैं। अब मैं समझ रहा हूँ और आप भी इसे देखेंगे। मैंने सुना है कि उन्होंने सोमालियाई लोगों को लूटा, उस राज्य को अरबों डॉलर का चूना लगाया, हर साल अरबों डॉलर, और वे कुछ भी योगदान नहीं देते। वेलफेयर लगभग 88% है। वे कुछ भी योगदान नहीं देते। मैं नहीं चाहता कि वे हमारे देश में हो। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, राजनीतिक रूप से सही है या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहता कि वे हमारे देश में हो। उनका देश किसी वजह से अच्छा नहीं है। उनका देश बेकार है और हम उन्हें अपने देश में नहीं चाहते। मैं ये बात दूसरे देशों के बारे में भी कह सकता हूँ। मैं ये बात और देशों पर भी लागू कर सकता हूँ। हम उन्हें नहीं चाहते। हमें देश का पुनर्निर्माण करना है क्योंकि ये निर्णायक मोड़ पर है। हम गलत दिशा में जा सकते हैं। हम एक निर्णायक मोड़ पर हैं। मुझे नहीं पता क्यों, पर लगता है ये मैंने पहले सुना है। शायद ये पुराना क्लिप हो, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। तो सच बोलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आखिरकार मायने सच के ही होते हैं, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। हम सिर्फ तब सच नहीं बोलते जब वो आसान हो या सुविधाजनक हो। ठीक है, हमें सच बोलने की जरूरत है। मैं तो कहूँगा कि जब सच बोलना मुश्किल, असुविधाजनक या कड़वा हो, तब उसे कहना और भी ज्यादा जरूरी है। और मैं उनसे सहमत हूं। हर पश्चिमी देश, सिर्फ अमेरिका नहीं, निर्णायक मोड़ पर है। मैं कहता हूं कि हमारे सभी पश्चिमी लोकतंत्र एक कड़ी परीक्षा से गुजर रहे हैं। अमेरिकी लोकतंत्र बहुत तनाव में है। ये अमेरिकी संविधान, बिल ऑफ राइट्स और अमेरिका के संस्थापकों द्वारा स्थापित सिद्धांतों की एक अच्छी परीक्षा है। क्या वे अमेरिका को इस कठिन समय से निकाल सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल है। हमारे पास संविधान द्वारा संरक्षित स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है। हमारे पास हथियार रखने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे पास हमारा लोकतंत्र है, जो कुछ ही समय पहले तक बहुत अच्छे से काम कर रही थी। ठीक है, हमारे पास एक प्राथमिकता आधारित मतदान प्रणाली है, जो मेरी राय में गैर प्राथमिकता मतदान प्रणाली से कहीं बेहतर है। और फिर जाहिर है कि हमारे पास यूके की तरह की सरकार है। कोई संविधान नहीं है, लेकिन यूके शायद बाकी देशों की तुलना में ज्यादा तात्कालिक खतरे में है। लेकिन हम भी बहुत पीछे नहीं हैं। तो यह जश्न मनाने या खुद को पीठ थपथपाने का समय नहीं है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से खुश हूं। वह अपने देश के लिए सबसे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रिपब्लिकन अगला चुनाव नहीं जीतते तो क्या होगा? अगर डेमोक्रेट्स जीते तो क्या होगा? वे फिर से सीमाएं खोलने वाले हैं। आप ऐसा क्यों करने वाले हैं? राष्ट्रपति ट्रंप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं अभी, और ईमानदारी से कहें तो वे सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप जानते हैं, मेरा मतलब है, मुझे पता है कि ISIS अच्छा कर रहा है। वे लोगों को निर्वासित कर रहे हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपकी जीवन शैली खतरे में है। आपका शासन का तरीका, आपका लोकतंत्र, सब कुछ खतरे में है। तो ये परेशान करने वाले समय है दोस्तों। ये कठिन समय है। मेरे अंदर का आशावादी मानता है कि हम जीतेंगे, लेकिन आप कभी भी निश्चिंत नहीं हो सकते।